मैं अपने पेरेंट्स और अपने बड़े भाइयों के साथ नए घर में शिफ्ट हुआ जब मैं 8 साल का था। वो असामान्य रूप से एक बड़ा घर था और बहुत पुराना भी। दीवारें टूटी हुई थी और सब कुछ गंदगी से ढका हुआ था। पर 8 साल के मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैं तो बस नए घर को एक्सप्लोर करना चाहता था और अपने भाइयों के साथ देखना चाहता था वहाँ क्या क्या है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमें वो जगह साफ करनी थी। पहला दिन तो सामान शिफ्ट करने में और बेडरूम्स साफ करने में चला गया। मेरे भाई और मैं बहुत एक्साइटेड थे जब हमें पता चला कि हमें फाइनली अपने कमरे मिलने वाले। हमने पूरा दिन अपने कमरे सजाने में लगा दिया। एडम, मेरे 12 साल के सबसे बड़े भाई को बेडरूम मिला जो मम्मी पापा के रूम जितना बड़ा था। एरिक, मेरा 10 साल का भाई, मेरे परिवार का बीच का बच्चा, उसको भी अच्छा कमरा मिला जिसमें खिड़की से पूरा आस पड़ोस दिखता था। मैं सबसे छोटा था तो मुझे सबसे छोटा और घटिया कमरा टॉप फ्लोर पर मिला, एकदम एटिक के नीचे। मैंने ज्यादा माइंड नहीं किया। मैं खुश था कि एटलीस्ट अब मुझे अपने भाइयों के खराटों की आवाज तो नहीं सुननी पड़ेगी। मैं पहली रात वहां सोने गया, अगले दिन की अच्छी उम्मीद करते हुए। हमारे पास एक हफ्ता था हमारे पेरेंट्स को नए स्कूल में एडमिशन कराने और जाने के लिए, और मैं इस टाइम को सबसे अच्छा बनाना चाहता था। पहली बार मैं जल्दी सोने जाना चाहता था ताकि अगले दिन के लिए मुझ में एनर्जी हो। पर उस रात मुझे आराम से नींद नहीं आई। जब मैं अपने नए बेड पे लेट के सोने की अच्छी कोशिश कर रहा था, मुझे किसी पुरानी लकड़ी के चरमराने की आवाज़ आई। मेरी नींद बहुत कच्ची है तो मैं वहीं अपनी आंखें खोल के लेटा रहा और उसके बंद होने का इंतज़ार करने लगा। पहले मुझे लगा ये घर में ऐसी ही कोई आवाज़ होगी, जैसे कोई पुराना लकड़ी का टुकड़ा कहीं झूल रहा होगा। पर मैं जितना ज़्यादा सुन पा रहा था उतना मुझे पता चल रहा था वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी। वो मेरे ऊपर की सीलिंग से ही आ रही थी। अंधेरे में अपनी आंखें एडजस्ट करने के बाद मुझे धब्बेदार सीलिंग कुछ दिखनी शुरू हुई और नोटिस किया कि जितनी बार भी वो आवाज़ आती उसके साथ सीलिंग पे से कुछ मिट्टी भी गिरती। सीलिंग में चूहे होंगे, मैंने सोचा, या शायद रकून्स। मैं हमेशा से एक पास से देखना चाहता था। मैं एटिक को अपने नेक्स्ट दिन की टू डू लिस्ट में डाल आया। अगली सुबह मम्मी पापा के ऑफिस जाने से पहले मैंने उनके साथ ब्रेकफास्ट किया। जब वो चले गए, एडम और एरिक ने मुझे खाना खत्म करने से पहले ही बैकयार्ड में टैग खेलने के लिए बुलाया। मैंने अंडे और बेकन को ब्रेड में लगाया और 3-4 बाइट्स खाई और बाकी का प्लेट में ही छोड़ दिया और अपने भाइयों के साथ खेलने चला गया। हमारी टैग गेम बिल्कुल वैसे ही गई जैसे उससे जाना चाहिए था, जहां 8 साल का बच्चा अपने से 2 और 4 साल बड़े बच्चों से भाग रहा है। मैं तुरंत ही टैग हो गया और उसके बाद लगभग 1 घंटा इतने बड़े बैकयार्ड में अपने भाइयों को टैग करने की कोशिश में लग गया। पहले तो वो मुझ पर हंसे और मेरा मजाक उड़ाया, पर फिर मेरे लिए बुरा फील करने लगे और गेम बंद कर दी। जब गेम खत्म हुई तब मैं घास पर लेटा हाँफ रहा था और मेरे भाई मेरे साथ बैठे मेरी सांस में सांस आने का इंतज़ार कर रहे थे। जब मैं ठीक हुआ, उन्होंने मुझसे पूछा अगर मुझे और खेलना है, तो मैंने उन्हें कहा कि अच्छा होगा कि हम कुछ और खेलें, ऐसा कुछ जिसमें हम तीनों को खेलने में मज़ा आए। आखिर में हमने छुपन छुपाई खेलने का डिसाइड किया। उससे हमें घर को भी अच्छे से समझने का मौका मिल जाता। तो एक तीर से 2 शिकार। एडम ने ढूंढने के लिए अपने आप को आगे किया क्योंकि उसकी हाइट से वो अच्छे से ढूंढ पाता, और एरिक और मुझे छुपने में आसानी होती क्योंकि हम छोटे थे। एडम पीछे मुड़ा और जोर की 1 से 100 तक गिनने लगा और एरिक और मैं घर के अंदर छुपने की जगह ढूंढने लगे। हम दोनों ने जल्दी में डाइनिंग रूम क्रॉस करा, पर जैसे ही मैं वहां पहुंचा मैंने कुछ अजीब सा नोटिस किया। डाइनिंग टेबल पर पड़ी मेरी प्लेट खाली थी, पर मुझे अच्छे से याद है कि मैंने थोड़ा टोस्ट छोड़ा था अपने भाइयों के साथ बाहर खेलने जाने से पहले। मैंने इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार मेरी गेम जो चल रही थी और इतनी गंदी तरह हारने के बाद मैं छुपन छुपाई तो जीतना ही चाहता था। मैं टॉप फ्लोर पे जाके छुपने की एक अच्छी जगह ढूंढने लगा। तब तक एडम के बाहर गिनने की आवाज़ आ रही थी। मैं अलमारी में छुपने ही वाला था कि मैंने देखा एटिक की एंट्री थोड़ी सी खिसकी हुई है। एटिक की एंट्रेंस एक ट्रैक दरवाजे से थी जिसकी सीढ़ियाँ सीलिंग से खींच के आती थी और वो एक रस्सी से लगी हुई थी जो इतनी लंबी थी कि मैं भी खींच सकता था। पहले मैंने सोचा एटिक सबसे अच्छी जगह होगी छुपने के लिए, वहाँ पहले कोई भी नहीं गया है, मम्मी पापा भी नहीं, तो एडम और एरिक उससे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। मैंने रस्सी खींची और एक पुरानी सीढ़ियाँ सीलिंग से धीरे से नीचे आई। उन सीढ़ियों की उम्र के हिसाब से मैं बहुत प्यार से उन पर चढ़ा और ज्यादा भार न रखने की कोशिश की ताकि गलती से टूट ना जाए। जैसा मैंने सोचा था वो उससे बहुत ज्यादा मजबूत थी और उन पर कोई मिट्टी भी नहीं लगी थी। मैंने अपना सर एटिक में डाला ये देखने के लिए कि वहाँ कोई अच्छी छुपने की जगह है, लेकिन मैंने जो देखा वो मैंने कभी नहीं सोचा था।
पूरी जमीन पे जंक फूड के खाली बैग्स और रैपर्स पड़े थे। वहां पे टोस्टेड ब्रेड के क्रम्स भी पड़े थे जो एटिक के अंदर जा रहे थे। मुझे टोस्ट खाने की आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई उस एटिक में खा रहा हो। मुझे लगा शायद वो कोई रकून होगा जो मुझे एक रात पहले सुनाई दिया था। मैंने टोस्टेड ब्रेड क्रम्स की लाइन को अपनी आंखों से फॉलो किया और आंखों को अंधेरे में एडजस्ट होने का वेट किया। डर के मारे मेरा खून जम गया जब मैंने अंधेरे में उस चीज को देखा जो एटिक में छुपी थी। रकून की जगह मुझे एक आदमी दिखाई थी, एक आदमी जिसने मैले कुचैले कपड़े पहने थे और वो न्यूज़पेपर की गद्दी के ऊपर बैठा था जिसे उसने अपना बेड बना रखा था, और वो अपने हाथों से मेरे बचे हुए टोस्ट को खा रहा था। हैरानी के कारण मेरा मुंह से हाँफने की आवाज आई और जैसे ही मैं हाँफा उस आदमी ने मेरी तरफ अपना सर घुमा लिया और अब मैं पहली बार उसका चेहरा देख पा रहा था। उसकी गंदी और मैली दाढ़ी में ब्रेड क्रम्स और जुएं लगी हुई थी और उसकी हालत देख के लग रहा था जैसे उसने सालों से कुछ नहीं खाया हो। सबसे ज्यादा खतरनाक उसकी आंखें थी, खाली खून भरी आंखें सीधा मुझे घूर रही थी। उनमें ऐसी भूख थी कि मैं बता नहीं सकता। मुझे पता है उस समय मैं उससे कोई इंसान नहीं लग रहा था, बस किसी तरह का भोजन लग रहा था जिससे उसकी भूख उन ब्रेड क्रम्स से बेहतर मिट पाएगी। उसके जबड़े से लार टपक रही थी और वो अपनी बाहें फैला के सीधा मुझ पे झपटा। मैं ठीक टाइम पे नीचे झुका और सीढ़ियों पर बैठ गया। वो आदमी मेरे ऊपर से उड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे गिर गया। मैं उसी समय मौका पाकर वहां से जितनी जल्दी हो सके भागा। मैंने देखा एडम अभी भी मुझे और एरिक को लिविंग रूम में ढूंढ रहा था। मैंने तुरंत उसे सारी बात बताई। वो मुझे बाहर ले गया और अपने फोन से पुलिस को कॉल किया। हम सुरक्षित बाहर खड़े रहे जब तक पुलिस ने आके घर की छानबीन शुरू नहीं कर दी। एरिक लकी नहीं था। जब पुलिस ने उस घुसपैठिए को ढूंढने के लिए घर में खोजा, उन्होंने देखा वो आदमी मास्टर बेडरूम में एरिक के शरीर से आंतड़ियां निकाल चुका था, उसी चाकू से जो उसने किचन से चुराया। वो मेरे भाई के पेट में एक बड़ा कट मार के उसके अंग एक एक करके निकाल रहा था और उन्हें किसी भूखे जानवर की तरह खा रहा था। पुलिस के हिसाब से जो आखिरी चीज उस आदमी ने कही जब उसे गोली मार दी गई वो ये थी, मुझे इस घर में छुपने की सारी जगहें पता है।